तो देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बुक में से जहाँ से बनाया गया है उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जैसे ये आपका जो है कि प्रश्न दिखाई दे रहा है और ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये प्रश्न आपका जहाँ से बनाया गया है, देखिए उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यूज को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से जो है कि आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस को अपने। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है कि किसके कारण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये आप जो है कि देखिएगा, देखिए समंजन क्षमता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अभिनेत्र लेंस की वक्रता में जो है कि परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। ठीक है, देखिए यहाँ से पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, देखिए जब पेशियाँ जो है कि शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स होते हैं जिन्हें हम लोग पश्चमाभी पेशियाँ बोलते हैं। और वही उसको जो है कि देखिए, ये पश्चमाभी पेशियों को हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 3 में PIT में प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे बहुत से लोग जो है कि कन्फ्यूज हुए थे। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं और ये NCERT साइंस फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिज्म में से गुजरने वाला सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग ये कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स आपका सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है, बैंगनी है। ठीक है, तो बैंगनी को आप जो है कि याद रखिएगा और ये भी प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था आपके TRE के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए वर्णों का क्रम, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी है, बैंगनी के बाद जो है कि जामुनी है, जामुनी के बाद नीला हो जाएगा, नीला के बाद हरा, पीला, फिर उसके बाद नारंगी और लाल होता है। ठीक है, तो ये VIBGYOR इसको आप याद रख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ से सबसे अधिक कौन सा कलर झुकता है, तो सबसे अधिक जो है कि बैंगनी कलर झुकता है और सबसे कम कौन सा झुकता है, तो लाल झुकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नेत्र की प्रकाश संवेदी की सबसे अंदर वाली पत्ती जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है, तो वह फ्रेंड्स कहलाती है दृष्टि पटल या इसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर जो है कि क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए, यहाँ से प्रकाश किस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है कि फ्रेंड्स किस झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, तो ये कार्निया या स्वच्छ पटल, इसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं। यहाँ पे इसको जो है कि स्वच्छ पटल बोलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश जो होता है ये कार्निया झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसको अगर ऊपर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, यहाँ से
प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम लोग कार्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली जो आँख की पुतली होती है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो उसके साइज को जो है कि परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नेत्र गोलक का जो है कि व्यास जो होता है ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपके बुक में भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका व्यास, देखिए इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और देखिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका बोलते हैं। देखिए परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका, इसको आप याद रखिएगा। देखिए पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न। देखिए नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है कि ऊपर अभी पढ़े हैं, जस्ट यहाँ से देखिएगा अभी आप ऊपर जो है कि पढ़े हैं। देखिए किसी वस्तु का जो है कि देखिए अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को फ्रेंड्स यहाँ पे पुतली नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेत्र में जो है कि प्रवेश करने वाले प्रकाश, यहाँ से जो है कि आप मैं ऊपर फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना हो। देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, जिसे क्रिस्टल लेंस केवल जो है कि यहाँ पे। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स हम लोग जो है कि अपने 10 नंबर के प्रश्न के। देखिए नेत्र लेंस की जो है कि फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जो है कि आप यहाँ पे जानते हैं पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था पश्चमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 10 का राइट आंसर सी है। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये जो है कि पश्चमाभी पेशियाँ, देखिए पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक सामान्य मानव नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो एक सामान्य मानव की जो है कि समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ठीक है, देखिए नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। और यहाँ से देखिएगा एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो आपको बिल्कुल बुक से यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 12 को देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है,
तो इसको अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था, समंजन क्षमता इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल यहीं से जो है कि प्रश्न आपका बना था, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स प्रश्न अगर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल आप जो है कि सही टिक करिएगा। ठीक है, अब देखिए मानव में स्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए मानव में जो है कि स्पष्टतम दृष्टता की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये फ्रेंड्स होता है 25 सेंटीमीटर, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत एक और प्रश्न पूछता है। देखिए प्रमुख रूप से दृष्टि के कितने सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जो है कि दृष्टि के कितने जो है कि दोष होते हैं, तो 3 दृष्टि दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए दृष्टि दोष अथवा उसका संशोधन, तो देखिए प्रमुख रूप से जो है कि दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और ये दीर्घ जो होता है इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इन सभी तीनों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 15, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला होने का जो है कि होना क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला होना, ये जो है कि मोतिया जो है कि बिंब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मोतिया बिंद होता है। और यहाँ से देखिए एक सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। देखिए कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को जो है कि मोतियाबिंद जो है कि कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद की जो है कि ये जो है कि देखिए मोतियाबिंद की चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस आना जो है कि लौटना संभव होता है। ये जो है कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। देखिए फ्रेंड्स किस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को देख लेता है। देखिए निकट रखी वस्तुओं को देख लेता है और जो है कि दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो यह फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष। देखिए इसके जो है कि नाम में ही आपकी जो है कि आंसर छुपा हुआ है। देखिए निकट दृष्टि दोष, अब आप सोचेंगे कि निकट दृष्टि दोष का मतलब उस आदमी को निकट की वस्तुओं को जो है कि नहीं दिखती होंगी, दूर की वस्तुओं वो देख लेता होगा। लेकिन फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष में वो निकट की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, और देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग जो है कि अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस का जो है कि उपयोग करते हैं। यहाँ से इसको जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो निकट दृष्टि दोष होता है ये आपका जो है कि किस कारण जो है कि निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, तो लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जो लेंस हमारी आँखों की जो लेंस होती है वो जो है कि वक्रता का अधिक बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का जो है कि लंबा होना। ठीक है, तो ये दोनों कारण है, इससे व्यक्ति क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष जो है कि हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, देखिए फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को जो है कि किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी
लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है कि ऊपर बताया हूँ, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, तो देखिए, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देख ले रहा है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो ये आपका जो है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके निवारण के लिए देखिए, यहाँ से दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के किस कारण होता है, तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है और यहाँ पे नेत्र गोलक जो है कि छोटा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जो है कि इसको अगर स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए यहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। देखिए फ्रेंड्स, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को जो है कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर पढ़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का जो है कि छोटा हो जाना। ठीक है, इस दोष को जो है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का जो है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो तारे फ्रेंड्स देखिए किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, तारों का टिमटिमाना। देखिए फ्रेंड्स, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है कि ये हमें तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, आकाश नीला हमें किसके कारण दिखाई देता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आकाश होता है ये हमें नीला किस कारण दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करें, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए फ्रेंड्स आकाश का नीला रंग, ठीक है, आकाश का जो है कि नीला रंग और यहाँ से गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिससे हम परिचित हैं, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ये समंजन है जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो यह दृष्टिपटल है, यह भी आप जो है कि देख चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। और ये सारे प्रश्न आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
एग्जाम कोई भी। और देखिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चमाभी पेशियों के द्वारा, या इसको सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप सभी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो जाता है। और चैप्टर नंबर 11 का जो है कि पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो एक जो विद्युत फ्यूज ये जो है कि आपका किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। ये भी प्रश्न आपके जो है कि TRE 3 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके बुक में भी देखिए दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपका TRE 3 PRT में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 11 में बिल्कुल दिया गया है। और देखिए विद्युत बल्ब या विद्युत बल्ब ये जो है कि विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। और देखिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन का, 3580 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका TRE 1 में PRT में प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं जो है कि इसको जो है कि इसमें टाइप किया हूँ। देखिए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और जिसे हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ। और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है कि याद रखिएगा। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें फ्रेंड्स देखिएगा वोल्ट मीटर अगर ऑप्शंस में होगा, या पोटेंशियोमीटर दोनों होगा तो आप एक से अधिक मारिएगा, और दोनों में से कोई एक होगा तो आप जो है कि दोनों में से किसी एक को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पाश्चर्य क्रम में संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक है, और आपको जो है कि यहाँ से एक प्रश्न दिखाई देगा, देखिए प्रश्न नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें, यानी कि ओम के नियम का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमेशा जो है कि ओम का नियम क्या कहता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर को जो है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा जो है कि नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ये संबंध आपका जो है कि ओम का नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि फार्मूला है। ठीक है, V बराबर I इंटू आर होता है, और ये महत्वपूर्ण है, आपका जो है कि ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। और देखिए यहाँ से किसी चालक का यह गुण वह अपने में जो है कि प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, और देखिए R बराबर V अपान I होता है। ठीक है, तो R बराबर V अपान I होता है, और इस पे साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात
की जाती है, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो ये जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में जो है कि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से देखिए प्रवाह, देखिए फ्रेंड्स प्रवाह माना गया धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वह प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत धारा को जो है कि किस यंत्र से मापते हैं, ये आपका जो है कि देखिए विद्युत धारा को ए मीटर से मापते हैं। यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है कि एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता क्या है। तो विद्युत आवेश का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत धारा और परिपथ, देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये आप जो है कि पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत धारा का सतत व बंद परिपथ ये आपका विद्युत परिपथ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए विद्युत किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को जो है कि बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं और ये आप पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है। तो देखिए विद्युत धारा का जो है कि गणितीय व्यंजक यानी कि फार्मूला पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि होता है फ्रेंड्स आपका आई, यानी कि आई विद्युत धारा बराबर जो है कि क्या ये आपकी विद्युत धारा है और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए क्यू अपान टी होता है। ठीक है, ये आपका आवेश है और ये आपका समय है। ठीक है, तो ये आपका होता है और विद्युत धारा के लिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो है कि क्या है, आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, यदि किसी चालन के किसी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए आई बराबर क्यू अपान टी होता है। ठीक है, और देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है जो 6 इंटू 10 पे माइनस जो है कि 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 आवेश होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आते हैं यहाँ से। और देखिए किसी तार में से 3 सेकेंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो तार में से एम्पियर में कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, आई अपान क्यू बटा के टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्रेंड्स आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पे विद्युत धारा निकालना है तो क्यू कूलाम आपका 30 है और ये आपका 3 नीचे हो जाएगा, तो इसको अगर काटेंगे तो 3.3 आपका हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में जो है कि दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए यहाँ से ये दिया भी गया है फ्रेंड्स आपका, ये आपके बुक में भी दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से जो है कि देखिए आई बराबर क्यू अपान तो टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्युत आवेश ज्ञात करना है तो देखिए आवेश अपान होता क्या है, तो क्यू अपान जो है कि आई इंटू टी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 0.5 यहाँ पे रख दिया है और ये इतना अपना रख दिया है। ठीक है, 10 मिनट को जो है कि सेकंड में बदला है तो 10 में जो है कि 60 का गुणा कर दिया है तो 600 सेकंड हो गया है और देखिए यहाँ पे 300 आ गया है आपका कूलाम। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और यहाँ से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है,
तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा V बराबर W बटा के Q हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला है, आप जो है कि इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ से 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कार्य निकालना है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है कितना, 12 दिया गया है, और Q कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24, और कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे 24 J हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है कि बुक में भी दिया गया है, यहाँ से बिल्कुल सेम जो है कि सूत्र यहाँ से जो है कि दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, देखिए यहाँ से बिल्कुल यही जो है कि बिल्कुल सवाल आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए विभवांतर 12 वोल्ट, और ये देखिए Q बराबर क्या है, 2 कूलाम है, ठीक है। तो देखिए W बराबर क्या कर दिया गया है, 12 V और इंटू 2 और C, ठीक है। तो कितना हो गया है 24, और कार्य का मात्रक होता है यहाँ पे जूल होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर आपका डी है, सेल जो है कि लाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे देखिए विद्युत विभव का विभवांतर। देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है कि लाने में। और देखिए यहाँ से विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विद्युत परिपथ होता है ये प्लग कुंजी, सेल अथवा एक बैटरी, वैद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। ये इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल आपके बुक में भी देखिए विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। देखिए विद्युत परिपथ देखिए दिखाया गया है कि एक सेल, एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव एवं जो कि संयोजी तारों से मिलकर बना होता है कौन, विद्युत परिपथ, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ से देखिएगा ये सारी चीज़ें मिलके बनता है, ठीक है। और आपके बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से बढ़ते हैं अपने जो है कि 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी। देखिए प्रतिरोध को अगर दुगना आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला से है। और यहाँ से देखिए ये इसी फार्मूला पे है। यहाँ पे आप जो है कि देखिएगा यहाँ से आपको जो है कि मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए V बराबर कितना होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये कितना होता है, तो यहाँ से पे प्रतिरोध को दोगुना करना है ना, तो यहाँ से I बराबर इसको प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे I बराबर V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रश्न देखिए पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो विद्युत धारा जो है कि आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दिया भी गया है। देखिए अस्पष्टतम, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से विद्युत शक्ति के बारे में भी देखिए आपका जो है कि याद होना चाहिए। P बराबर V इंटू आई होता है। यहाँ इस फार्मूले पे भी जो है कि आपके प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से देखिएगा इस पे जो है कि सूत्र भी है, इस पे जो है कि सवाल भी पूछता है। देखिए विद्युत बल्ब इतना वोल्ट और इतना एम्पियर, तो देखिए P बराबर इस पे रख दिया गया है। और ये आपका 110 जो है कि आपका वाट आ गया है आंसर, ठीक है। और देखिए
विद्युत शक्ति का मात्रक कितना मात्रक होता है, वाट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस का यही वो चैप्टर नंबर 13 है, जिससे फ्रेंड्स आपके बिहार शिक्षक भर्ती में 15 प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। ठीक है, खास तौर से PIT की बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोग क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 11 तक के MCQs को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और देखिए चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है कि मैं बता दिया हूँ एक वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स उस चैप्टर के हम लोग सभी MCQs को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन प्रश्नों को भी मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स आप बाद में कमेंट करते हो कि ये जो है कि पुरानी वीडियो है। ठीक है, तो उसमें उन प्रश्नों को भी आप साथ में ही देखेंगे और इस चैप्टर के सभी MCQs को भी देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और जो है कि छोटा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, ये फाइनल आंसर के साथ में इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, अब देखिए ये आपके इस चैप्टर में कहाँ पर दिया गया है। देखिए ये आपका क्लास 10th की NCERT साइंस है और चैप्टर नंबर 13, जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए इसमें से फ्रेंड्स पूछा कहाँ से गया है, तो देखिए यहाँ से देखिए मैं TRE जो है कि 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ से वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण, देखिए यहाँ से आपका पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न को मैं जो है कि यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये TRE 1 में और TRE 1 में ही 1 to 5 PIT में बिहार शिक्षक भर्ती में 95 नंबर का और 96 नंबर का दोनों प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछा गया है, क्लास 10th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th NCERT। देखिए सभी प्रश्न एक ही चैप्टर से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डाट होता है। ठीक है, तो कितना होता है, तो एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 96 नंबर का देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है, तो परितंत्र का संगठक फ्रेंड्स आपका जंतु भी है, पादप भी है और सूक्ष्म जीव भी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इन दोनों को प्रश्नों को जो है कि आपने देख लिया। अब देखिए इस चैप्टर में कहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, देखिए यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको जूम आउट करके दिखाने का प्रयास करूँ इस चैप्टर में, तो देखिए मैं TRE 1 लिख भी दिया हूँ यहाँ पे। देखिए ऊर्जा प्रवाह, देखिए दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका उठाया गया है, अथवा एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आंसर पता चल गया। ठीक है, अब देखिए एक और आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, जो कि दूसरे जो है कि पेज से, देखिए ये आपका चैप्टर है और जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, देखिए आपका प्रश्न क्या था 96 नंबर का, सभी जो है कि देखिए परितंत्र इसके संगठक क्या हैं। देखिए सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये मानव, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपके परितंत्र के संगठक है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों प्रश्नों को आपने देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। देखिए 98 और 99, देखिए एक ही पेपर में इतने सारे प्रश्न, देखिए 98 और 99। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का जंगल में फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो पादप, हिरण और शेर। क्योंकि फ्रेंड्स पादप मतलब पेड़ पौधे, घास हो जाता है और घास को आपके हिरण खा जाते हैं, और देखिए हिरण को कौन खा जाता है, तो शेर खा जाता है। तो ये जंगल में आपके आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पे 99 नंबर का, पर्यावरण में प्लास्टिक डाट की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, और इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ से एक से अधिक है, यहाँ से इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से है क्या, यहाँ से
99 का ऑप्शन नंबर डी है। अब इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व, देखिए यहाँ से पेड़ पौधे हो गया, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आहार श्रृंखला वन में जो है कि घास, मैदानों में, तालाब में, देखिए यहाँ से ये क्या है, जंगल की बात करेंगे तो पेड़ पौधे हो गया, हिरन हो गया, फिर उसके बाद शेर हो गया, ठीक है। चित्र बनाकर बिल्कुल दिया गया है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि वन में, और ठीक है, और ये आपका जो है कि किस में है, तालाब में। देखिए तालाब में है क्या, तो तालाब में देखिए ये आपका जो है कि घास है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मछली है, और मछली के बाद जो है कि बगुला है, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपको बार बार पूछी जा सकती है। और देखिए मैं यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ता हूँ, और देखिए यहाँ से आपका जो है कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया है, मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका क्या था, एक बार और हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए एक बार आपको जो है कि प्रश्न क्या था, देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो यहाँ पे मृतोपजीवी और जीवाणु दोनों सही है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ से 101 और 102, देखिए एक ही पेपर में फ्रेंड्स, बिल्कुल टीआरई 1 में ही अभी हम लोग देख रहे हैं 5 से 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 101 और 102, देखिए 101 नंबर का प्रश्न क्या है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट डॉट कहते हैं, ठीक है। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे नीचे आपके बुक में कैसे दिया गया है, देखिए आहार जाल, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 102 नंबर का प्रश्न क्या है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डॉट डॉट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 102 का भी यहाँ पे राइट आंसर क्या है, और सी है, 1%, ठीक है। इसमें जो है कि बहुत से लोग 2% लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे 1% होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्नों को अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपके इस चैप्टर में। तो देखिए आपने एक प्रश्न यहाँ से देखा था कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक होता है। और देखिए ठीक इसी के ऊपर देखिए, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार और दिखाने का प्रयास करूँ, देखिए आहार जाल, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से ठीक इसी पेज के नीचे देखिए, यहाँ से देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1%, देखिए 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से होता क्या है, 10% आप यहाँ से कन्फ्यूज होंगे, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है, अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं 102 नंबर का यहाँ पे प्रश्न भी लिखा हूँ, टीआरई 1 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि बिहार टीचर में ही ये काम करेगा, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, ईवीएस पूछी जाती है, ये चैप्टर आपको इसमें महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपको 104 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कि आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, तो वही लोग आते हैं। और यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेगा, देखिए आहार श्रृंखला एवं जाल, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वपोषी यानी कि यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से 41 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अभी टीआरई 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये पीआईटी में ही पूछा गया था।
ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो ओजोन O3 के बारे में देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या था, उपर्युक्त में से कोई नहीं था। बिल्कुल मैं फाइनल आंसर के साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ से ओजोन परत यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, और यहाँ से आपको जो है कि दिख भी रहा होगा, देखिए वायुमंडल में उच्चतम स्तर पराबैंगनी यूवी विकिरण के जो है कि देखिए यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि ये उच्च ऊर्जा स्तर वाली पराबैंगनी विकिरण है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई भी ऑप्शंस आपका जो है कि इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका यहीं से जो है कि आपका पूछा गया था और आपको प्रश्न मिल गया। अब देखिए एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 76 नंबर का, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम जो है कि है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे घटपड़ी हो गया, ये के जो है कि जो घटपड़ी पौधे होते हैं या जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, पौष्टिक स्तर पर उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 76 का राइट आंसर क्या है, सी है। इसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से अगर जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपका परितंत्र, बिल्कुल देखिए मैं 76 नंबर यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए यहाँ से सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा 76 नंबर यहाँ पे लिखा भी हूँ TRE3, ठीक है। तो आपके जो है कि ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे कोई भी एग्जाम हो प्रश्न जो है कि आते हैं, ठीक है। और देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला है। तो देखिए इनमें से जो है कि कौन सी श्रृंखला है ये पूछा जा रहा है। तो 127 का राइट आंसर क्या है, घास हरिड़। देखिए हरिड़ इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन एग्जामिनर जो है कि यहाँ पे एग्जाम में आपके फाइनल आंसर की में ए ही माना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये है, इसको देखिए घास हिरण और बाघ है, ठीक है। तो आपके बुक में भी दिया गया था। और नीचे अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे फिर से तो देखिए घास पेड़ पौधे हिरण और यहाँ पे बाघ, ठीक है। तो ये श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 137 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 137 नंबर का, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से 137 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक का जो होगा फ्रेंड्स वो जो है कि इसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है कि यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इनका ऊर्जा स्तर और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो इसकी जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो उत्पादक का जो ऊर्जा स्तर है सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए TRE3 में PIT में एग्जाम जो हुआ था उसी में ये जो है कि पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से सामान्य निचले स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर यह संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और जैसे ये आपका जो है कि दिख रहा है, जैसे ये उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये जो उत्पादक स्तर वाले जो जीव होते हैं इनका ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है ये जो है कि ऊर्जा स्तर कम होती जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि देखिए खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है अथवा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है कि उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न पूछा गया है किसमें, TRE 3.06 to 8 में, यानी कि 6 से 8 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, ठीक है। आप जो है कि पहले ऑप्शंस को पढ़िए, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें, अपनी अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको छोड़ने के बजाय पैदल चले जाना स्कूल, ठीक है। खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैले साथ ले जाना, ठीक है। और यही सेम प्रश्न आपके इस चैप्टर के, देखिए ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है इसमें बिल्कुल यही वाला देखिए दिया गया है। ये देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया गया, देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट एवं बल्ब एवं पंखे स्विच कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। देखिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है और बिल्कुल
हूबहू ये जो है कि आपके बुक से ही छापा गया था। ठीक है, तो ये आपने फ्रेंड्स प्रश्न को देखा। और लगभग आप जो है कि कितने प्रश्न देखे हैं? 3 और 3 6, 2 8, 8 4 12 और 13 प्रश्नों को आपने देखा। और 13 प्रश्नों को आपने देखा और एक ही जो है कि एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा ये मानना था कि पहले इन चीज़ों को आपको जो है कि एक वीडियो में दिखाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि देखिए चैप्टर हमारा कौन सा बचा है। देखिए क्लास 10th के NCERT साइंस में टोटल जो है कि 13 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर जो है कि 1 से लेकर 11 तक के MCQs को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए बचा हुआ है चैप्टर नंबर हमारा 12 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, जिसमें 13 नंबर का महत्वपूर्ण है और ये इसका सारा MCQs हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ से सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश में सूर्य की प्रकाश में जो है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1%। 1% यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देते हैं इस चैप्टर से प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए विस्तृत अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है। देखिए यहाँ पे एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा में पर्यावरण के ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ठीक है, यानी कि जब ऊर्जा जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम होती है। ठीक है, देखिए कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है कि उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से देखिएगा देखिए क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत मात्रा कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्रत्येक चरण पे ऊर्जा का क्या होता है, तो ह्रास होता है। इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ से सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कि पहले स्तर पे ये जो होते हैं यहाँ पे ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती अगले स्तर पे जाती है ये ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा कम होती है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह फ्रेंड्स एक दिशिक होता है और ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि TRE 1 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसा कि आप ये प्रश्न ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये मैं टाइप किया हूँ और जो आपको ऊपर प्रश्न दिखे थे वो बिल्कुल पेपर की कटिंग है। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 में, यानी कि यहाँ पर देखिएगा चित्र 13.4 पीछे है। ठीक है, दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है तो इस चैप्टर के जो है कि 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो जंगल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो पादप, हिरण और शेर ये क्या करते हैं, जंगल में जो है कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि पादप पेड़ पौधे होते हैं उसको हिरण ग्रहण करता है और हिरण को कौन ग्रहण कर लेता है, तो शेर। ठीक है, तो ये जो है कि जंगल में है
आहार श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए यहाँ से क्या है, देखिए ये चित्र में भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये आपका जंगल पेड़ पौधे हैं, फिर उसके बाद हिरन है और फिर उसके बाद क्या है, बाघ है, यहाँ पे शेर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो जो आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसे हम लोग आहार जाल बोलते हैं। ये भी प्रश्न आपके टीआरई 1 में पीआईटी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ अगर एमसीक्यूज कराना रहता तो एमसीक्यूज करा के हम लोग निकल जाते। ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर प्रश्न आप देखे हैं 15 से 16 मिनट का जो है कि 15 से 16 मिनट आप जो है कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो देखे हैं जो प्रश्नों को, वो फ्रेंड्स प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे हम लोग आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था और ये पूछा गया था, दोनों एक ही जगह से एक ही पेज से और जो है कि एक ही पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर फ्रेंड्स देखिए स्वपोषी होते हैं और यहाँ पर स्वपोषी बोल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे उत्पादक भी हो सकता है क्योंकि स्वपोषी में पेड़ पौधे ही आते हैं। ठीक है, तो प्रथम पोषी स्तर पे आपके कौन आते हैं, तो ये पेड़ पौधे यानी कि स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये टीआरई 1 में जितने प्रश्न अभी 5 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं वो टीआरई 1 में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न का कटिंग आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर है। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। और देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, ये भी आपका टीआरई 1 में ही पूछा गया है, बिहार शिक्षक भर्ती में पीआईटी में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। क्योंकि परितंत्र की संघटक की बात करेंगे तो इसमें आपके पादप भी आते हैं, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सभी आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए इसी चैप्टर में परितंत्र, इसके जो है कि संघटक क्या हैं, देखिए सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये क्या है, सभी परितंत्र के संघटक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे की पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। तो जो खाद्य श्रृंखला में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनका अपौष्टिक स्तर पर नाम क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उत्पादक। ठीक है, तो ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है और ये टीआरई 3 में ही पूछा गया है 1 to 5 में यानी कि पीआईटी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आते हैं, ये भी प्रश्न आप ऊपर देख चुके हैं। देखिए सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न था। अब देखिए यहाँ से हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और 8 नंबर का प्रश्न आपका पूछा कहाँ पर गया है, तो टीआरई 3 में 1 to 5 पीआईटी में ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि आप ऊपर पेपर का जो है कि कटिंग देखे होंगे प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि ओजोन परत O3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसी चैप्टर से है। और ये देखिए ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतम पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। तो ये आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा ये टीआरई 3 में पूछा गया है, घास, हिरण और बाघ। ठीक है,
तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ए बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये मैं आपको ऊपर ही दिखा चुका हूँ इस प्रश्न को, पेपर की कटिंग देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे, हिरण और बाघ है, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे एक और प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3-1-5 जो री एग्जाम हुआ था PIT में, उसी में प्रश्न पूछा गया था। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक का, ठीक है। उत्पादक क्योंकि सबसे पहला स्तर ही है, तो इसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से उत्पादक, ठीक है। उत्पादक से जैसे जैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, ठीक है। और देखिए चौथी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा की बहुत जो है कि कम हो जाती है। देखिए सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर का संख्या सर्वाधिक होता है, और यहीं पे क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ये कहलाते हैं जैव निम्न करणीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप ऊपर 10 प्रश्नों को देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये अजैव निम्नकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम के द्वारा संभव हो पाता है कि हमारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो इसमें से कौन से जो है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। घास, पुष्प एवं चमड़ा, ये क्या है? तो जैव निम्नकरणीय हैं। ये आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे सी और डी भी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास भी है। यहाँ पे इसमें प्लास्टिक आ जाता है, इसलिए बी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप, और ये आपके बुक में भी दिया गया। देखिए ये देखिए कि पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नकरणीय थे? देखिए यहाँ से आपका जो है कि दिया गया है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ये इसी की बात कर रहा था मैं। ये देखिए केवल जैव निम्नकरणीय है, तो यहाँ पे आपका जो है कि केक, जो है कि लकड़ी और घास, तो ये आपका सही है, क्योंकि चमड़ा क्या होता है कि इसका जो है कि अपघटन आसानी से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, प्लास्टिक ये भी है। और आपका जो है कि डी राइट आंसर आपके बुक में दिया गया था, क्योंकि इस बुक के पीछे क्या है, आंसर्स दिए गए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, क्योंकि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव, ये क्या करते हैं, तो ये जो है कि आपकी परस्पर भौतिक कारकों परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ये प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। अब संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? तो आपको जैसे कि पता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और मानव क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो जो है कि पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए पर्यावरण हमारा क्या होता है, संतुलन बना रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं
किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? तो ये संयुक्त रूप से फ्रेंड्स परितंत्र का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं? तो अजैव घटक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, ये सभी क्या हैं? अजैव घटक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 18 नंबर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से परितंत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये क्या है? परितंत्र के संगठक हैं। और यहाँ से देखिए, एक परितंत्र में सभी जीव जैव घटक, अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अतः एक बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जब बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखिएगा, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो ये फ्रेंड्स आते हैं आपके उत्पादक में। ठीक है, यानी कि पहले स्तर की ऊर्जा, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होती है, उसे उत्पादक बोलते हैं। और इसी उत्पादक की श्रेणी में आपके हरे पौधे, नील हरित शैवाल, ये सभी आते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये अभी ऊपर आपको जस्ट दिखाई दे रहा हो, देखिए सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा जाता है? ठीक है, तो उपभोक्ता को फ्रेंड्स देखिए, शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में बांट सकते हैं आप। तो उपरोक्त जो है कि आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना था। अब देखिए, उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 ही प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जन करते हैं? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ये जो है कि किनके अवशेषों का जो है कि अपमार्जन करते हैं? तो ये मृत जीव का जो है कि अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से, देखिए जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर का प्रश्न क्या है? विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किसका निर्माण करती है? तो देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला, और ये जो है कि फ्रेंड्स आपका आहार जाल का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आगे तो देखिए यहाँ से, देखिए विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन करती है? तो ये फ्रेंड्स आपका ओजोन परत जो है
ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए ओजोन, यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी को जो है कि सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू जब आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये सबसे पहले है क्या, तो देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा ये आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है। और ये आपको यहाँ पे जानकारी अगर नहीं है तब भी, और है तब भी आप जान जाइए, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है वो सदिश राशि होती है, और जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों है, इसीलिए ये आपकी सदिश राशि है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न क्या है, चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है। तो जो फ्रेंड्स आपकी चुंबकीय सुई है ये जो है कि आपके सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं, देखिए किसी द्विक सूचक के सुई के सिर, दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं, यानी कि ठहरते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारावाही तार ये जो है कि आपके चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विद्युत धारावाही तार यानी कि देखिए विद्युत धारावाही तार का मतलब देखिए आप जो है कि एक सेल ले लीजिए और दोनों तरफ जो है कि प्लस माइनस जो है कि आप जोड़ लीजिए। ठीक है, और एक जो है कि आप कील ले लीजिए और कील में क्या करिए, तार को जो है कि लपेट दीजिए। ठीक है, और इसको देखिए एक भाग इधर सटा दीजिए प्लस वाला, और माइनस वाला जब इसमें सटाएंगे, अगर आप इसमें कील को चिपकाते हैं फ्रेंड्स लोहे वाले पदार्थों को, तो देखिए अगर दोनों आप सटा के जब लोहे को आप जो कि छोटे छोटे लोहे के कणों को उठाएंगे तो ये इसमें क्या होते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि इसमें आकर्षित हो जाते हैं, सट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक सिरा आप छुड़ाएंगे सभी लोहे के कण गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे, किसी देखिए विद्युत धारावाही चालक के कार्य चुंबकीय क्षेत्र की, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए यहाँ से उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं। ठीक है, तो साफ बात है फ्रेंड्स, उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव बोलेंगे। इसमें जो है कि कोई लॉजिक नहीं है, बस ये जो है कि नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आप जो है कि अगर आपको नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना आसान प्रश्न कैसे पूछ लेता है। और बिल्कुल आप इसमें दक्षिण पूर्वी ध्रुव पश्चिमी ध्रुव कुछ लगा के हट जाएंगे और आपका जो है कि एक प्रश्न गलत हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का अणु, किस प्रकार का जो है कि गुण होता है, सॉरी यहाँ पे किस प्रकार का गुण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आकर्षण होता है, आकर्षण वाला गुण होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, देखिए किसी दिक्सूचक की सुई दोनों सिरे लगभग उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करती है। और देखिए उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव बोलते हैं। दूसरा सिरा दक्षिण की ओर जिसे दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह प्रेक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में परस्पर जो है कि आकर्षण होता है। तो यही ऊपर पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे कि विजातीय। ठीक है, तो विजातीय में क्या है, तो यहाँ पे देखिए विजातीय ध्रुव में परस्पर किस प्रकार का गुण होता है, तो अभी मैं ऊपर बताया था आकर्षण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। यह किसने प्रमाणित किया था कि
विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है कि प्रमाणित कौन किया था, तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा ये जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था या निकाला गया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अपने प्रेक्षणों के आधार पर ऑस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बल का संसूचन किया जाएगा तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उस चुंबक का जो है कि क्या कहलाता है, तो उस चुंबक का जो है कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक प्रश्न आपकी बुक्स में दिए गए हैं और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर वाइज आप कंप्लीट कर जाइए। पिछले 4 क्लास को आप नहीं देखे हैं, यानी कि पिछले आप जो है कि 1 से लेकर 11 चैप्टर के एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। और देखिए चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो ये फ्रेंड्स कहलाती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, तो चुंबक के बाहर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाती है, तो ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स, ये बंद वक्र रेखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके बुक्स में भी दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक भी लाइन को आपको मिस नहीं करना है। और देखिए आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा फ्रेंड्स, और एक भी प्रश्नों को मैं छोड़ा नहीं हूँ। ठीक है, जितने प्रश्न बन सकते थे उतने हमने एमसीक्यूज बना दिए हैं फ्रेंड्स। आपको जो है कि बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास है तो आप जो है कि जानते होंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है कि गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा क्लास टेंथ NCERT साइंस जो है कि PDF इन हिंदी, तो आपका जो है कि PDF आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके जाइएगा। आप चैप्टर नंबर 12 और 13 को देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न आप देखिए, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ये पता लगाया जा सकता है फ्रेंड्स दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, ये आप जो है कि पहले से परिचित होंगे, आपने क्लास 10th के जो है कि आप जिस बोर्ड में होंगे ये आपको पहले पढ़ चुके होंगे। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के द्वारा संभव हो पाता है। और यहाँ से देखिएगा, यह विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो होगी फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 का, ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी प्रतीत होती हैं, तो ये फ्रेंड्स प्रतीत होती हैं आपकी सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 14 का देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा,
देखिए विद्युत धारावी वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल हेडिंग ही आपका यही है। और यहाँ से देखिएगा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न नंबर आ गया है जो यहाँ पे 14। ठीक है, परिनालिका का एक सिरा डट डट ध्रुव तथा दूसरा सिरा डट डट ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो देखिए परिनालिका का जो है कि एक सिरा फ्रेंड्स जो है कि आपका उत्तर की ओर और जो है कि दूसरा सिरा दक्षिण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न, तो यहाँ पे देखिए परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे चित्र में भी आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को जो है कि क्या कहते हैं, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं परिनालिका। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका ये कहलाती है। यहाँ से आपको ये जानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह किस वैज्ञानिक द्वारा पता लगाया गया था, तो ये जो है कि आपका आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा जो है कि ये किया गया था पता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर 1775 से 1836 ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित जो है कि करना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये फ्रेंड्स आपका उच्चतम होगा। यहाँ पे आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होगी, ठीक है, तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होगा, तो उच्चतम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इससे यह प्रदर्शित होता है कि आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम क्या होगा, उच्चतम होता है। ठीक है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम के द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो देखिए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ये फ्रेंड्स आपके जो है कि विद्युत धारा की दिशा और जो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है कि आपका निर्भर करती है फ्रेंड्स विद्युत धारा की दिशा पर और जो है कि आपके यहाँ से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, यानी कि फिर से ये जो है कि टाइप हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 19 नंबर का, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो इसका जो है कि पता फ्रेंड्स लगाया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी राइट आंसर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के बायां हाथ के नियम के द्वारा जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे निम्न में से किसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, माइक्रोफोन में, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
अंगूठा चालक की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक अथवा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आपने जो है कि साफ तौर पे देखा होगा आपके माइक्रोफोन में या रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, उसमें आपने देखा होगा उसमें चुंबक लगे होते हैं उसके स्पीकर में, तो वही समझाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है लेकिन आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है या विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मोटर का कार्य ये होता है कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यही विद्युत मोटर का कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे तो देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 13 आ गया है और चैप्टर नंबर 12 और 13 दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए